ये पावरफुल डीमन किंग कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा प्रोटैगनिस्ट केडोस है। उसकी प्रेजेंस जितनी खतरनाक लग रही है, अंदर से वो उतना ही बेचैन है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि उसके सारे डेमन जनरल्स बहुत चालाक और लालची हैं। वो हर वक्त इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब केडोस कमजोर पड़े और वो उसे सत्ता से गिराकर खुद राजा बन जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि डीमन रेस अब ह्यूमन टेरिटरी पर हमला करने वाली है। वो भी खाने पीने की चीजें लूटने के लिए, क्योंकि उनकी जमीन पूरी तरह बंजर है। वहां कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। पर केडोस इस हमले के सख्त खिलाफ है। उसे पता है, जैसे ही उसने इंसानों की जमीन पर कदम रखा, ह्यूमैनिटी का हीरो उसे सीधे मौत के घाट उतार देगा। और ये डर यूं ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। हीरो अब लेवल 999 पर पहुंच चुका है, जबकि केडोस के सबसे ताकतवर डीमन जनरल्स की पावर महज लेवल 500 से 600 के बीच ही है। फर्क इतना ज्यादा है कि वो हीरो अगर छींक भी दे तो शायद पूरी डीमन आर्मी उड़ जाए। लेकिन केडोस को ये सब इतनी सर्टेनिटी के साथ कैसे पता है? क्योंकि उसी ने ही उस हीरो को बनाया था। अब केडोस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो एक न्यू मिशन पर निकल पड़ता है, फार्मिंग और अपनी टेरिटरी को फिर से खड़ा करने का। अपने सारे गेमिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वो एक नया रास्ता चुनता है। इस कहानी की शुरुआत होती है केडोस से, जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, सिर थोड़ा झुकाकर गहरी सोच में डूबा हुआ। वो कहता है, मेरा नाम किम जंग चोल है, साउथ कोरिया का एक साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट, या यूं कहें कि मैं था। कल अचानक मैं बन गया डेमन किंग केडोस, मेरे फेवरेट गेम का फाइनल बॉस। हाँ हाँ, पता है, ये कहानी सुनी सुनाई लग रही है। इस गेम का गोल है एक एंशंट हीरो को रिवाइव करना, जो सदियों से सो रहा है। लेकिन अभी ये सब मैटर नहीं करता। रियल इशू ये है कि डीमंस इंसानों पर हमला करने को तैयार खड़े हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद केडोस थकी हुई सी एक लंबी सांस छोड़ता है। इसी पल एक नौजवान डीमन अंदर आता है और कहता है, लॉर्ड केडोस, जंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये स्मार्ट दिखने वाला डीमन जेप्स है। इसका लेवल 15 है। दूसरी तरफ कैसल के बाहर डीमन आर्मी दहाड़ रही है, इंसानों पर टूट पड़ने को तैयार। और फिर बिना देर किए एक डेमन जनरल जोर से चिल्लाता है, भीड़ का जोश बढ़ाते हुए, चलो, आज की इस ग्रैंड इन्वेजन से हम अपनी भूख खत्म करें, इस बंजर जमीन में जन्म लेने का दर्द और अपने ही लोगों को खाने की मजबूरी। अब वक्त है इतिहास लिखने का। इंसानों को चीर डालो, एल्व्स को कुचल दो, सबको अपना खाना बना डालो। इस ऐलान के साथ मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी केडोस अचानक चिल्लाकर कहता है, डीमन रेस की सेना सुनो, मैं केडोस आदेश देता हूं, इसी पल से सारे हमले बंद करो और अब हम फार्मिंग शुरू करेंगे। ये सुनकर पूरा बैटलफील्ड सन्नाटे में डूब जाता है। केडोस के सारे जनरल्स हैरान हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो सब गुस्से से फट पड़ते हैं। क्या आप सीरियस हैं? उनके डरावने चेहरे देखकर केडोस के होश उड़ जाते हैं। अंदर से वो चीखता है, होली क्रैप! ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और पलटकर उनकी ओर गुस्से से देखता है। अनजाने में उसका चेहरा इतना खतरनाक हो जाता है कि उसके जनरल्स भी कांप उठते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं बचती कुछ कहने की। केडोस का अपनी सेना को रोकने का कारण सिर्फ इंसानों के लिए सिंपैथी नहीं थी। असल वजह यह थी कि वो जानता था, अगर ये जंग शुरू हुई तो उसका अंत निश्चित है और वो मरेगा। वो अपने दांत भींचता है और सोचता है, मुझे इस युद्ध को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अगर इन्वेजन हुआ तो मैं जरूर मारा जाऊंगा, उस व्यक्ति के हाथों। उसी समय एक अनजान जगह पर गुलाबी कपड़ों में लिपटा एक विशाल शख्स उठ बैठा। वो और कोई नहीं बल्कि जंगों से तप चुका वॉरियर किम काय, लेवल 999 था। अगर हमें यह समझना है कि केडोस कैसे डीमन किंग बना, तो हमें उसकी बीती जिंदगी में जाना होगा। केडोस बताता है, मैं कोरिया यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, जिसका सपना था एक अमीर किसान बनने का। मैं बस जरूरत से ज्यादा होशियार था, पता ही नहीं चला, और मैं अपने डिपार्टमेंट का टॉप रिसर्चर बन गया, और साथ ही साथ सबका अल्टीमेट वर्क हॉर्स भी। हर सीनियर अपना काम मुझ पर थोप देता था, जैसे वो एक बूढ़ा प्रोफेसर। वो प्रोफेसर बड़े प्यार से बोला, ओह जोंगचो, तुम तो जीनियस हो, क्यों ना मेरी थीसिस भी तुम ही लिख दो। ये तुम्हारे लिए एक शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। या फिर वो गंजा प्रोफेसर जो बिल्कुल उसी अंदाज में बोला, जोंगचो, मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तो इस काम में मास्टर हो यार, तुम्हारे बिना तो ये हो ही नहीं सकता। और आखिर में वो हट्टा कट्टा प्रोफेसर भी मुझे निचोड़ कर रख गया, अरे जोंगचो, जाओ खेत जोत कर आओ। ऐसे ही बेकार रिक्वेस्ट से तंग आकर जोंगचो किसी जानवर की तरह काम करता रहा, जब तक उसका शरीर पूरी तरह थक कर चूर नहीं हो गया। अब वो एक सोफे पर मरा मरा पड़ा था, उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं।
वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। हे भगवान, मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ? सारा काम मैं कर रहा हूँ और क्रेडिट ले रहे हैं ये प्रोफेसर लोग। ये सोचकर उसका खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इन हरामियों को मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। उसने दांत भींचते हुए एक एक शब्द कहा। सुनसान कमरे की खामोशी में कुछ मिनटों तक अपना गुस्सा निकालने के बाद केडोस थोड़ा शांत हुआ और अपनी हालत पर ध्यान दिया। इस वक्त मेरे डोपामिन लेवल बहुत खतरनाक हद तक नीचे हैं। मैं पागल होने वाला हूं। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, एक गेम खेलना। एक ऐसा गेम जो बेहद मुश्किल हो और दिमाग घुमाकर रख दे, जिसमें लेवल अप करना किसी बुरे सपने जैसा हो। कोई भी इस गेम को 19 बार क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मैं करूंगा। मैं उस अचीवमेंट की फीलिंग चाहता हूं, इतनी बुरी तरह कि मैं अपनी नींद कुर्बान करने को भी तैयार हूं। एक बार, 2 बार, 10 बार। और इस तरह मैं बन गया पहला इंसान जिसने ब्लड मून वॉर गॉड गेम को 19 बार क्लियर किया। जब स्क्रीन पर डेमन किंग केडोस घुटनों के बल गिरा और पिक्सल्स में बिखरने लगा, तो जोंगचो ने उसे एक पागलों जैसी मुस्कान के साथ देखा और हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये कमाल है। मैं हूं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। अब 20वीं बार मुझे मिलेगा इनसेन हेल मोड, जो बहुत कठिन होगा। इसलिए मुझे उसके पहले खुद को पावर अप करना होगा, मुझे ग्राइंड करना होगा। मैं बनूंगा सबसे ताकतवर प्लेयर। और फिर जोंग चो ने शुरू कर दी अपनी न खत्म होने वाली मेहनत। अपने कैरेक्टर को ले गया सीधा लेवल 9999 तक। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इस वक्त उसका कैरेक्टर पहने हुआ था एक फ्रिली पिंक मैजिकल गर्ल आउटफिट, जो उसकी मजबूत मांसपेशियों वाले शरीर पर अजीब लग रहा था। लेकिन जॉन्ग चो को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक पल के लिए स्क्रीन पर देखा और मुस्कुराया। मैक्स लेवल 9999 है, तो यहीं रुक जाता हूं। कितने साल लग गए होंगे ये करने में? जो भी हो, ये मेरी 20वीं बार है। ये सोचते हुए उसने बिना झिझके यस पर क्लिक किया और स्टार्ट कर दी अपनी 20वीं प्लेथ्रू। अगले ही पल उसकी कंप्यूटर स्क्रीन से एक तेज चमक निकली। इतनी तेज कि जोंग चो ने आंखें मिचका लीं। ये क्या बकवास हो रहा है यार? वो चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी सोल सीधा उसकी बॉडी से खींचकर स्क्रीन के अंदर चली गई। सीन बदला। एक अजनबी आसमान, और फिर उसमें एक चमकदार ब्लू लाइट दिखाई दी। और उस लाइट के बीच था हमारा प्रोटैगोनिस्ट, जोंग चो। उसका शरीर हवा में एक रॉकेट की तरह उड़ रहा था, जबकि जोंग चो अभी भी बिल्कुल कंफ्यूज था। हे भगवान, ये सब क्या है? शांत रहो, मैं समझदार हूं। कुछ तो समझ आ ही जाएगा। अभी मैं नीले रंग में चमक रहा हूं। इसका मतलब ये मेरी सोल है। मतलब मैं शायद नीचे गिरकर मरूंगा नहीं, है ना? फिर उसने इधर उधर देखा और दूर एक विशाल स्ट्रक्चर पर उसकी नजर पड़ी और उसने कहा, अरे, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। और फिर एकदम उसे याद आया, ये तो टावर ऑफ पावर है। मतलब मैं आ गया हूं उस गेम की दुनिया में। कुछ सोचने से पहले ही उसकी सोल एक छोटे से टॉवर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी उसने कहा, वेट, ये तो टूम ऑफ द होली नाइट है। होली क्रैप! मैं किम काई के शरीर में जा रहा हूं, वो लेजेंडरी वॉरियर जो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पर है। अब मेरी ओवर पावर्ड अनबीटेबल लाइफ शुरू होने वाली है। हाँ हाँ हाँ। ये सोचते ही केडोस इतनी जोर से मुस्कुराया कि ऐसा लगने लगा मानो उसका चेहरा ही दो टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन तभी उसने कुछ देखा। ताबूत के अंदर उसका हीरो किरदार शांतिपूर्वक लेटा हुआ था, लेकिन पहना हुआ था एक झिलमिलाता हुआ पिंक मैजिकल गर्ल आउटफिट। केडोस हैरान हो गया। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। और तभी उसके दिमाग में एक बात आई, अगर मैं ठीक से सोचूं तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना। और उसी पल, जैसे यूनिवर्स ने उसकी दुआ सुन ली हो, उसे घेरे हुए फोर्स की दिशा अचानक बदल गई। एक पल में ही उसकी आत्मा कब्र से हटकर कहीं और खींच ली गई। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये क्या हो रहा है? केडोस ने चीखते हुए कहा। जब उसने खुद को डीमन किंग के शरीर की ओर जाते देखा, तो वो हैरान हो गया। सीन चेंज होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। केडोस अपनी ऐसी हालत देखते हुए बस यही चाहता था कि किसी तरह अपने पुराने वर्षन को एक जोरदार थप्पड़ मार दे। कमबख्त! ये सब पागल कर रहा है मुझे। अगर उस वक्त मैं इतना बेवकूफ ना होता, अगर किमकाई को देखकर मैंने घबरा कर रिएक्ट न किया होता, तो आज मैं पूरे गेम का सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर होता। गॉड, मैं कितना बड़ा इडियट हूं। एकदम नमूना निकला मैं। जैसे जैसे वो सोचता गया, वैसे वैसे उसने गुस्से में अपने बालों को झुंझलाते हुए मसलने लगा। उसे क्या पता था कि उसका असिस्टेंट जेप्स उसी समय चुपचाप हॉलवे से गुजर रहा था। जब वो एक कमरे के पास से निकला, तो अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने कहा, केडोस अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, इसीलिए उसने हमला रोक दिया।
आओ मिलकर उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। जैसे ही वो मरेगा हम थ्रोन की ताकत आपस में बांट लेंगे। ये आवाज असेरो की थी, लेकिन बाकी लोग पूरी तरह हामी भर पाते। उसे पहले ही आर्च ड्यूक हार्डॉक ने बीच में टोक दिया। भूलो मत, केडोस ने पिछले डीमन लॉर्ड को हराकर ही किंग की गद्दी पाई है। अगर वो कमजोर नहीं हुआ तो हम चार में से दो या तो बुरी तरह घायल होंगे या मर जाएंगे। इस पर वहां मौजूद इकलौती महिला सेरी ने धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम मीट शील्ड बनने को तैयार हो तो मैं रिस्क लेने के बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनकर असेरो फट पड़ा। क्या तुम्हारी मौत की ख्वाहिश है? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बीच आखिरी में बैठा बेल, जो एक विशालकाय वॉरियर था, इन सब साजिशों में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था, उसके भूखे पेट पर। दूसरी ओर असेरो ने अपनी नजर बाकी तीनों पर डाली और पूछा, ठीक है, लेकिन अगर हमें पक्का सबूत मिल गया कि डीमन किंग वाकई कमजोर हो चुका है, तब क्या? इस पर सेरी और हार्डॉक दोनों ने शातिर मुस्कान दी। अगर ऐसा है तो फिर हम बिना किसी झिझक के उसे मार डालेंगे। वो सब अपने इस गद्दारी भरे प्लान में इतने खोए थे कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के ठीक बाहर जेप्स ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। असिस्टेंट अब भी चुप था, उसका चेहरा किसी भी तरह की भावनाओं से खाली। कोई नहीं जानता था कि ये शानदार रणनीतिकार अब क्या सोच रहा है। कुछ ही देर बाद जेप्स ने केडोस से संपर्क किया। रिपोर्ट, हमारी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। सिपाही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और कुछ तो उन्हें खा भी रहे हैं। कुछ डीमंस बिना बताए डीमन रेल्म छोड़ चुके हैं। चारों डीमन जनरल्स गुस्से से पागल हो गए हैं। उनका कहना है कि आपने ताकत खो दी है। उनका कहना है कि आप अब कमजोर हो गए हैं और अब वो एकजुट होकर आपका सिर काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर केडोस ने बाहर से तो अपनी कूल और कॉम्पोज्ड डीमन किंग पर्सनैलिटी बनाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा चुका था। अब तो गए काम से। अगर सारे जनरल्स एक साथ मुझ पर अटैक कर दें तो मेरा तो पक्का काम तमाम है। लेकिन अगर मैं कोई भी कमजोरी दिखा दूं तो वो वैसे ही मुझे मार देंगे। जैसे जैसे पैनिक बढ़ता गया, एक ख्याल उसके दिमाग में आया। रुको, किम का क्या? मैंने उसका शरीर तो नहीं लिया था, तो क्या वो अब सिर्फ एक बेजान लाश है? अगर ऐसा है, तो शायद सीधे ह्यूमन वर्ल्ड में घुस जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस सोच के साथ एक नया प्लान केडोस के दिमाग में बनने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी डिटेल्स पर काम करता, जेफ्स ने एक चमकती हुई लाल ऑर्ब निकाली और कहा, यह होली नाइट्स टूम की रिकॉर्डिंग है, जो जनरल अगाया ने भेजी है। अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए केडोस ने ध्यान से ऑर्बी की ओर देखा। उसमें एक इमेज झिलमिलाई। वहां स्क्रीन पर था किम काई द वेटरन, जो अपनी स्टाफ को एक विशाल क्लब की तरह इस्तेमाल करते हुए एक डेमन जनरल को बेरहमी से पीट रहा था। चारों तरफ खून बिखर रहा था। चीखें गूंज रही थीं। प्लीज, रुक जाओ, मदद करो, तुम कर क्या रहे हो? नहीं, मेरी आंखें। और फिर उस डेमन जनरल को इतनी बुरी तरह कुचला गया कि वो बस मांस का एक बेहुदा ढेर बनकर रह गया। किम काई की बर्फ सी ठंडी और बेपरवाह आंखों से झलकती क्रूरता ने केडोस की रूह तक हिला दी। ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करने का जो ब्रिलियंट आइडिया था, वो तो अब सीधा डस्टबिन में गया। वो लड़ाई नहीं थी, वो एक साइकोटिक रैम्पेज था। उस पागल के आसपास जाने का तो सवाल ही नहीं। मुझे हर हाल में यहीं रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसने पूरी सिचुएशन का एनालिसिस किया, उसे समझ आ गया, उसके पास कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहां रुका और वीक लगा तो चारों जनरल्स मुझे मार डालेंगे, और अगर ह्यूमन वर्ल्ड गया तो किम काई मेरी आंखें निकाल देगा और एक पल में मौत दे देगा। अब उसकी सोच पूरी तरह डिप्रेशन में डूब चुकी थी। क्यों क्यों मैं इस गेम में फंस गया? अब तो खुशी मिलना भी नामुमकिन है। आखिरकार उसे एक रास्ता सूझा। उसने कहा, मुझे फूड शॉर्टेज को ठीक करना होगा और इन डेमन को शांत करना ही होगा। इस सोच के साथ केडोस अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अब उसमें एक नई दृढ़ता आ चुकी थी। उसकी अचानक हरकत देखकर जेफ्स को थोड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, लॉर्ड केडोस, आप कहाँ जा रहे हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के केडोस ने जवाब दिया, मैं खेती के लिए जमीन का निरीक्षण करने जा रहा हूं। जेफ्स कुछ पल के लिए रुका, जैसे उसे अपनी ही सुनी बात पर यकीन न हुआ हो। फिर चश्मा ठीक करते हुए उसने ठंडे लहजे में कहा, लॉर्ड केडोस, आप एक घमंडी, खुदगर्ज तानाशाह हैं, जिन्हें बेसिक मैनर्स की कोई समझ नहीं है। और फिर भी आपने इतनी विनम्रता से हाँ कहा, यह डरावना है। कृपया फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। केडोस ने हैरानी से पलकें झपकाईं और कहा, इसका दिमाग खराब है क्या? क्या ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? गेम में जेफ्स सिर्फ एक बार दिखा था, डीमन किंग की लड़ाई से ठीक पहले, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और इसी वजह से वो फैन फेवरेट बन गया था।
प्लेयर्स का मानना था कि या तो वो डेमन किंग का बिल्कुल लॉयल था या फिर उसे उनके लिए गहरा सम्मान था। लेकिन सच कहें तो ये बंदा तो बर्दाश्त के बाहर है। उधर जेफ्स केडोस की हालत से बिल्कुल बेखबर अपनी बकबक में लगा रहा। इतना बड़ा फेलियर पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में कभी किसी डेमन किंग ने अपनी जनता का भरोसा इतनी बुरी तरह नहीं खोया। और अब आप डेमन रियल में फार्मिंग करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी इंटेलिजेंस एक कबूतर के बराबर निकलेगी। उसके लहजे की कड़वाहट अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसने केडोस की सहन शक्ति की सारी हदें पार कर दी। वो घूमा और गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारा डेमन किंग हूं, समझे? जेफ्स, जुबान संभालो अपनी। लेकिन जेफ्स बिना डरे चश्मा फिर से ठीक करता है और कहता है, नहीं, मैं जरूर बोलूंगा। पिछले डेमन किंग और आप दोनों ने इस जमीन पर खेती की कोशिश की थी, है ना? लेकिन यहाँ का मौसम इतना एक्सट्रीम और अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी नहीं उग सकता। ये बात आप भी जानते हैं। केडोस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसने कहा, हाँ, मुझे खेती से नफरत है। लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा। मुझे पता है इस जगह को वेस्टलैंड कहा जाता है, लेकिन मेरी करंट ताकत के साथ इस जमीन को दोबारा जिंदा करना मुमकिन है। जेफ्स की पैनी निगाहों के सामने केडोस अचानक झुका, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सीधे अपने मुंह में ठूंस दी। वो उसे जोर जोर से चबाने लगा। ये अजीब नजारा देखकर जेफ्स ने चुपचाप एक पर्चा निकाला और उस पर कुछ नोट्स लिखने लगा। डेमन किंग वाकई में अजीब है। अब तो ये भीख मांगने वाला बन गया है जो मिट्टी खा रहा है। ये सुनते ही केडोस ने झटके से सिर घुमाया और गुर्राया, तू लिख क्या रहा है? बंद कर वो सब। ये क्या बकवास है? जेफ्स ने ऊपर देखे बिना शांत लहजे में जवाब दिया, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। डेमन किंग की क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड करना जरूरी है। साफ है कि तुम्हारी याददाश्त अब कमजोर हो चुकी है। केडोस ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां और कस लीं। उसका खून खौलने लगा था। केडोस ने सोचा, इससे ज्यादा इरिटेटिंग कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन गुस्से के बावजूद उसे मानना पड़ा। इस मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन नहीं था, यहां तक कि नाइट्रोजन भी नहीं। और नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ के लिए एक जरूरी एलिमेंट है। हालांकि ये वातावरण में 78% मौजूद होता है, लेकिन पौधे उसे सीधा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एटम्स एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो उसे रिएक्ट करने से रोकते हैं। इसीलिए इंसानों ने केमिकल इंजीनियरिंग के जरिए नाइट्रोजन फिक्सेशन डेवलप किया, जिसने खेती की दुनिया को बदल दिया। लेकिन यहाँ वो करना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ खेती शुरू करने के लिए कुछ भी बेस नहीं है। इसलिए हमें नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन पर डिपेंड करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज एनर्जी नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में बदल देती है, जो फिर बारिश के पानी में घुलकर मिट्टी में समा जाते हैं। और रही बात मेरी सबसे ताकतवर तकनीक ब्लड स्पाइक की, वो एक साथ बिजली और नमी दोनों छोड़ती है। ये तो जैसे वीरान जमीनों को दोबारा जिंदा करने के लिए बनी हो। जैसे ही ये प्लान तैयार हुआ, केडोस जेफ्स की तरफ मुड़ा और उसने कहा, पीछे हटो। जेफ्स ने केडोस को हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे पीछे हट गया। उधर केडोस ने अपना दयाम हाथ आगे बढ़ाया और बाएं हाथ से अपनी ही चमड़ी नोचनी शुरू कर दी। ताजा खून बहने लगा। जलन इतनी थी कि उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। कमाल है, ये कितना ज्यादा दर्द देता है। क्या असली डेमन किंग इस स्किल को बार बार यूज करता था? क्या वो पागल था? ये तो हद से ज्यादा तकलीफदेह है। जैसे ही वो अपना अटैक रिलीज करने वाला था, एक अजीब सी फीलिंग ने उसे रोक दिया। उसे महसूस हुआ कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। धीरे धीरे उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। चारों डेमन जनरल्स उसे गौर से देख रहे थे। उस पल उन चारों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, केडोस अब कमजोर हो गया है। जैसे ही ये सोच उनके दिमाग से गुजरी, उनकी निगाहें और भी खतरनाक हो गईं। केडोस उनको देखकर हैरान हो गया, और सिर्फ वही नहीं, जेफ्स भी अब तक ये समझ चुका था। और उसने तो कह भी दिया, तुम सच में 100% कमजोर हो चुके हो केडोस। उसकी बात ने डेमन जनरल्स की शक को और पक्का कर दिया। केडोस के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। डर की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये जेफ्स, ये तो पक्का कोई असैसिन है। इसका प्लान ये है कि मुझे गुस्से में भड़काकर कंट्रोल से बाहर कर दे और फिर उसी मौके पर मुझे मार डाले। केडोस कहता है, कोशिश करते हुए मर जाना यूं ही मर जाने से बेहतर है। दांत भींचते हुए केडोस ने अपने दाएं हाथ की हथेली में गहरी चोट कर ली। अपनी ही नाखूनों से खाल चीर डाली। खून चारों ओर बिखर गया। फिर दर्द और निराशा के बीच उसने जोर से चिल्लाया, ब्लड स्पाइक। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका खून बस जमीन पर गिरता रहा। ना कोई थंडरस एनर्जी, ना कोई जादू, बस दर्द, बेहिसाब दर्द। केडोस अपने हाथ को थामे कांप रहा था, और यही था वो मौका जिसका इंतजार डीमन जनरल्स कर रहे थे। अब वो बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे थे और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान लिए हुए।
उनमें से एक ने पूछा, डेमन किंग केडोस, क्या आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे? उनके शब्दों में तो चिंता थी, लेकिन चेहरे की शिकारी मुस्कान बता रही थी, ये चिंता नहीं, मौत का ऐलान है। केडोस का हर एक इंस्टिंक्ट चिल्ला उठा, भागो, मैं गया आज। उसी वक्त डेमन टेरिटरी से ज्यादा दूर नहीं, एक लाल रंग की बंजर धरती के किनारे किम अकेला खड़ा था। उसने उस वीरान जमीन की ओर देखा, चेहरा बिल्कुल शांत, पर आंखों में एक हल्की सी पहचान की झलक, मानो कोई भूली हुई याद फिर से लौट आई हो। मुझे ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। मैं ये जिंदगी पहले 10 बार जी चुका हूं। मुझे याद है, मैं उस धरती की ओर बढ़ा था, समनिंग की कॉल पर खींचता चला गया था, लेकिन अब वो कॉल गायब हो चुकी थी। वो ताकत जो उसे हमेशा खींचती थी, अब नहीं थी, बस एक सन्नाटा रह गया था। अब क्या? अब जीने की वजह ही क्या है? उलझे ख्यालों में डूबा किम डेमन टेरिटरी से मुड़ गया, एक नई मंजिल की तलाश में। उसी समय एक असीरो नाम के डेमन ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम जानते हो ना डेमन्स के रूल्स क्या हैं? वो मुस्कुराया और कहा, सबसे स्ट्रांग हमेशा डेमन किंग होता है। चाहे केडोस कितना भी बेवकूफ होता, इतना तो वो भी समझ गया कि असेरो किस तरफ इशारा कर रहा है। उसका जबड़ा इतना कस गया कि एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। केडोस ने कहा, यह सब बहुत खतरनाक है, और मैं तो एक स्किल भी यूज नहीं कर पा रहा। क्या मैं सच में आज यहीं मरने वाला हूं? एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। चेहरा डर और हताशा से बिगड़ चुका था, पर अजीब बात यह थी कि उसका डर खुद असेरो की रूह को कपा गया। असेरो ने कहा, प्रेशर तो गजब का है। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई और इसकी बॉडी पहले से ही इतनी पावर इकट्ठा कर रही है कि कांप रही है। लेकिन डेमन किंग, क्या तुम सच में हम चारों से अकेले लड़ सकते हो अपनी मौजूदा हालत में? हालांकि उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, असेरो फिर भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बाकी 3 डेमन जनरल्स तो पहले ही पीछे हट चुके थे, और अब वो अकेला ही डेमन किंग से भिड़ने जा रहा था। जब उसे अपने साथियों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, उसने हैरानी से पीछे देखा। उसकी मुस्कान डगमगाने लगी, और वो हैरान हो गया। उसने कहा, व्हाट द हेल गाइस? बाकियों ने बस एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक ने जवाब दिया, हम बस देखेंगे, और जब मन करेगा तब लड़ाई में कूद पड़ेंगे। ये देखकर असीरों के माथे पर पसीने की एक बूंद टपकी, फिर दूसरी, और फिर तीसरी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसने कहा, साले धोखेबाज कमीने। उधर हार्डॉक और सेरी को अपने धोखे पर कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने कंधे उचका दिए और बोले, क्या करें, हम डेमन हैं, और डेमन तो बुरे ही होते हैं। दूसरी तरफ जेफ्स पहले से ही इस लड़ाई का लाइव ब्रॉडकास्ट पूरे डेमन क्लान को दिखा रहा था। उसने कहा, हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। जैसे ही ये घोषणा हुई, चारों ओर से डेमनों की हुंकार गूंज उठी। पूरे एरिना में जोश छा गया। बस 2 लोग थे जो जश्न नहीं मना रहे थे, केडोस और असेरो। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। रुको, रुको। उसने ये सब इतनी जल्दी सेटअप कैसे कर लिया? पर अब असेरो के पास कुछ कहने की आवाज नहीं बची थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी तलवार को कसकर थामा और खुद को संभाला। घबराना नहीं है। मैं ये लड़ाई जीत सकता हूं। वो अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। मैं उसे हरा सकता हूं। दूसरी तरफ केडोस, जिसके पास अब डेमन किंग का शरीर था, पहले कभी असल लड़ाई में उतरा ही नहीं था। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मेरा मूव क्या होना चाहिए? हालांकि उसने पहले ही डेमन किंग की ताकत को टेस्ट किया था। वो जरूर ताकतवर था, लेकिन इनविंसिबल नहीं। वो स्ट्रांग था, हाँ, मगर इतना भी नहीं कि घमंड कर सके। उधर असेरो ने देखा कि केडोस वहीं जमे हुए खड़ा है। उसने मौका नहीं छोड़ा। अब तू गया। वो गरजता हुआ उसकी ओर झपटा। केडोस ने घबराकर एक तेज सांस खींची। मैं ये मूव जानता हूं। ये मैंने गेम में देखा है। ये या तो थ्रस्ट हो सकता है या स्लैश। किसी भी हाल में मैं इससे नहीं बच सकता। या ऐसा उसे लगा, क्योंकि जैसे ही असेरो ने तलवार आगे बढ़ाई, केडोस का शरीर खुद खुद एक सटीक एंगल पर मुड़ गया, और वो अटैक बाल बाल चूक गया। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। ये क्या? मैंने इसे कैसे डॉज किया? फिर जैसे दिमाग में बिजली सी कड़क गई। उसका अगला पांव सीधा था, यानी ये मूव थ्रस्ट वाला ही था, ठीक वैसा ही जैसा गेम में था। जब तक केडोस इस नई समझ से उबर पाता, असीरो चिढ़ गया। उसका अटैक मिस हो चुका था। साइड में खड़ा हार्डॉक अब इस अटैक प्लान को लेकर थोड़ा डगमगाने लगा। उसने सैरी की ओर देखते हुए कहा, तूने देखा केडोस का एक्सप्रेशन जब उसने वो अटैक डॉज किया? उसकी आवाज में घबराहट थी। वो काउंटर अटैक करने ही वाला है, शायद अस्योर का हाथ उड़ा दे। सेरी ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में दिलचस्पी भी थी। तो फिर उसने अब तक हमला क्यों नहीं किया? उसने सोचा, थोड़ा और इंतजार करते हैं।
फिर से लड़ाई में लौटते हुए असेरो ने तलवार को ऊपर से नीचे की ओर पूरी ताकत से झटके में घुमाया, पर केडोस ने फिर से उसे बड़ी आसानी से डॉज कर दिया, हल्के से झुकते हुए। केडोस खुद भी हैरान था। ये क्या हो रहा है? ये सारी मूव्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मुझे याद है। पहली बार जब उसने असेरो से गेम में फाइट की थी, तो उसे पीछे हटना पड़ा था। असेरो बहुत तेज था, लगातार हमला करता और उसके अटैक्स इतनी तेजी से आते कि समझ ही नहीं आता। लेकिन जब वो पहली बार मरा, फिर 3 बार, फिर 10 बार, तो आखिर 128वीं कोशिश में उसने उसे हरा ही दिया। और उसके बाद के 19 प्लेथ्रूज में उसने असेरो को एकदम जोकर बना दिया था। हर बार सिर्फ दौड़कर और अटैक्स को डॉज करके जीतता रहा, बिना पलटवार किए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि असेरो का एक भी अटैक अभी तक केडोस को छू तक नहीं पाया था। ये सब सोचकर केडोस के चेहरे पर इतनी बड़ी सी मुस्कान आ गई कि उसका मुंह बंद होना ही भूल गया। उसकी जान तो फिलहाल बची हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये मुस्कान बाहर से देखने में इतनी डरावनी लग रही थी कि साइड लाइन से देख रहे तीनों डेमन जनरल्स के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर, अब भी मुस्कुराते हुए, केडोस हल्के हल्के उछलने लगा, एसरो के ठीक सामने। उसे एसरो के अटैक ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा लकड़ी का डंडा हिला रहा हो। ये देखकर सेरी और हार्डॉग की सांसें अटक गईं। ये एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये खुलेआम असेरो का मजाक उड़ा रहा है, उसे कमजोर साबित करके, और वो गलत नहीं थे। केडोस वाकई मजा ले रहा था, इतना कि लड़ते वक्त भी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये तो बहुत आसान है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी चीज समझ ली है। इस दुनिया के रूल्स भी उसी गेम की तरह हैं। और जैसे ही उसने ये सोचा, एक नोटिफिकेशन स्क्रीन उसके सामने प्रकट हो गई। कैडोस, तुमने इस वर्ल्ड के फंडामेंटल रूल्स को डिस्कवर कर लिया है। कैडोस ने पलकें झपकाईं। "हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे स्टोरी में पॉपअप मैसेज आता है। उसने भौहें सिकोड़ लीं और सोचना शुरू किया। उधर सिस्टम की तरफ से आगे एक और नोटिफिकेशन आया। तुमने अपने दुश्मन के अटैक्स को हाई कंसंट्रेशन के साथ डॉज करने में सफलता पाई है। इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हारे कैरेक्टर के गेम सिस्टम का एक हिस्सा अनलॉक हो गया है। टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक कर दिया गया है। मैसेज खत्म होते ही केडोस ने फिर से असीरो की तरफ देखा, और तभी उसने देखा, उसकी आंखों के सामने एक ग्रीन स्क्वायर दिखाई दिया, जो एकदम असीरो के चेहरे पर लॉक था। उसकी मेमोरी में एकदम क्लिक हुआ। रुको, ये तो टारगेटिंग रेटिकल है। ये सिर्फ तब दिखता है जब कोई स्पेशल स्किल एक्टिव हो। तो इसका मतलब, जरा भी देर किए बिना केडोस ने अपने हाथ की पीछे की स्किन पर नाखून मार दिए और ताजा खून बह निकला। फिर एक तेज चिल्लाहट के साथ वो बोला, ब्लड स्ट्राइक। उसने अपने हाथ का एक झटका दिया और खून की धार सीधी एसरो की तरफ फेंकी। लेकिन इस बार, जैसे ही खून उसके फिंगर टिप से निकला, वो एक जलती हुई एनर्जी की पिलर में बदल गया और एसरो को पूरी तरह निगल गया। डीमंस ऑडियंस की भीड़ उफान पर आ गई। यस, यही चाहिए था हमें केडोस। तुम कमाल कर रहे हो। लड़ाई की ओर वापस चलते हैं। अब आसेरो पूरा जल चुका था, सिर से पांव तक काला, बस उसकी सफेद शॉर्ट्स बची थीं। केडोस धीरे धीरे असेरो के पास गया। उसे ध्यान से देखा, लेकिन पास जाकर उसने देखा कि इतना खतरनाक अटैक भी असेरो को सिर्फ सतही जलन ही दे पाया था। एक भी घातक चोट नहीं लगी थी। ये देखकर केडोस के रोंगटे खड़े हो गए। सीधा अटैक झेलने के बाद भी वो जिंदा है। ब्लड स्ट्राइक जैसी डायरेक्ट हिट के बाद भी, जो गेम में प्लेयर्स को एक झटके में मार देती है। कमबख्त, इसकी रिजनरेशन बहुत तेज है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो आसिरो पूरी तरह से हील हो जाएगा और पलटवार करेगा। तुरंत ही केडोस ने स्किल्स की बरसात शुरू कर दी, और असीरो की दर्द से चीखें पूरी बैटलफील्ड में गूंजने लगीं। दूर से देख रहे डेमन जनरल्स ये नजारा देखकर कांप उठे। उन्होंने कहा, केडोस उसे ऐसे मार रहा है कि वो मरे नहीं, लेकिन जो दर्द दे रहा है, उसे सह पाना नामुमकिन है। आखिरकार, लगातार अटैक करने के बाद, केडोस ने खुद को रोका। उसकी सांसें तेज थीं, दिमाग दौड़ रहा था। उसने कहा, ये अब भी मरा नहीं, अब मैं क्या करूं? और तभी, बिल्कुल टाइम पर, सिस्टम का एक और मैसेज आ गया। तुमने असेरो के सारे कपड़े हटा दिए हैं, अब वो पूरी तरह से नंगा है। केडोस पलकें झपकाते रह गया, फिर गुस्से से चिल्ला उठा, ये कैसा नोटिफिकेशन है? क्या ये मुझे कोई परवर्ट समझ रहा है? सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया, न्यू स्किल अनलॉक्ड, इक्विपमेंट स्टोरेज, आर्मर इन्वेंट्री अब अनलॉक हो चुका है। अगले ही पल उसका इन्वेंट्री स्क्रीन सामने आ गया। कैडोस, जो अभी भी अपनी सांसें समेट रहा था, एक बार फिर उम्मीद से भर गया। उसने कहा, रुको, शायद इसके अंदर कोई अच्छा शील्ड होगा। उत्साह में उसने स्क्रीन स्कैन करना शुरू किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा उतर गया। क्या बकवास है ये? इसमें तो वही कपड़े हैं जो मैं अभी पहन रहा हूं।
इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं है। ये तो फ्रॉड है। फ्रस्ट्रेशन को साइड में रखकर उसने दोबारा फोकस किया। छोड़ो, पहले असीरों से निपटना जरूरी है। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गियर नहीं है तो मैं उसे सीधा मार नहीं सकता। और उसकी वो पागल रीजनरेशन स्पीड, वो उसके कारण अभी किसी भी पल उठ खड़ा होगा। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वेट, वो अभी जिंदा है, यानी मैं उसे टारगेट कर सकता हूं। और इसका मतलब है मैं ब्लड स्ट्राइक स्पैम कर सकता हूं। मैं उसे ऐसे अटैक्स दूंगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। जीनियस, मैं सच में सबसे स्मार्ट हूं। जैसे जैसे उसने सोचा, उसकी हंसी और तेज होती गई। फिर जैसे अचानक ध्यान गया हो, उसकी नजर सामने खड़े डेमन जनरल्स पर गई। ये लोग तो अभी मुझसे डर ही गए होंगे, है ना? बढ़िया, चलो थोड़ा टेस्ट करते हैं। ये सोचकर उसने कैजुअली ऑर्डर दिया, सेरी, असेरो को कस के बांध दो। ये सुनते ही सेरी का चेहरा लाल पड़ गया। क्या यह मुझे एक नंगे आदमी को बांधने को कह रहा है? क्या ये मुझे और असेरो दोनों को शर्मिंदा करना चाहता है? पर इन विचारों के बावजूद उसने बिना देरी किए आदेश माना और असेरो को एक बड़े से क्रॉस के आकार की स्ट्रक्चर से कसकर बांध दिया। थोड़ी देर बाद ठीक वैसे ही जैसे केडोस ने अंदाजा लगाया था, असीरो की रीजनरेशन सच में मॉन्स्ट्रस थी। चंद सांसों में ही वो पहले जैसा खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर केडोस से कहा, उसकी आवाज पूरी बैटलफील्ड में गूंज उठी, तू वाकई कमजोर पड़ गया है। ब्लड स्ट्राइक से मुझे मारने का सपना देख रहा है। हाहा, इस बार मैं तेरा सिर काट दूंगा। उसने गर्व से ऐलान किया, बिना ये जाने कि उसकी हालत अभी कैसी है। केडोस ने बिना कुछ कहे बस अपनी कलाई झटका दी। एक गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट सीधा असेरो पर गिरा और पहले की तरह उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें मैदान में गूंज उठीं। लेकिन केडोस के लिए यह कोई माइंडलेस टॉर्चर नहीं था, ये थी साइंटिफिक प्रिसिजन। केडोस ने कहा, ऐसा करने से मैं हवा के नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसे नाइट्राइट्स में बदल सकता हूं। ये सोचते हुए उसने हार्डॉक की तरफ देखा और उससे कहा, हे हार्डॉक, पूरे एरिया में फॉग फैला दो, इतना घना कि हवा से पानी टपकने लगे। ये सुनकर हार्डॉक ने पसीना पोंछते हुए कहा, यह सच में पूरे इलाके को भीगा देना चाहता है, ताकि बिजली के झटके और ज्यादा दर्दनाक हो जाएं। ये ये तो टॉर्चर का ब्रिलियंट तरीका है। मैंने आज कुछ नया सीखा। ये सोचते ही उसने बिना देरी किए अपनी स्किल एक्टिवेट की और चंद सेकंड्स में ही गाढ़ा कोहरा पूरे मैदान में छा गया। जैसे ही ह्यूमिडिटी उसकी परफेक्ट लिमिट तक पहुंची, केडोस ने असुरेट पर दोबारा कहर बरपाना शुरू कर दिया। खून की धारें चारों तरफ फैल गईं, मैदान पर लाल छींटे बिखर गए और डेमन जनरल्स, वो यह सब चुपचाप सहमे हुए देख रहे थे। लेकिन केडोस जितना लड़ रहा था, उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसने कहा, अमेजिंग, ये तो बस शुरुआत है। और इस रफ्तार से तो मैं जमीन को नाइट्रोजन से भर दूंगा। और अगर इसकी अच्छी फसल मिली तो हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूं। वक्त बीतता गया और आखिरकार केडोस रुका। ये रुकना किसी दया की वजह से नहीं था, बल्कि उसने जमीन की जांच करनी चाहिए। उसने कहा, परफेक्ट, मैं ऐसे ही नाइट्रोजन डालता रहूंगा। केडोस ने आगे कहा, अब अगला स्टेप है सॉइल रीइंफोर्समेंट। एक समान मिट्टी में ना तो हवा घुस पाती है ना पानी बाहर निकल पाता है, लेकिन खेती के लिए तो नरम, दानेदार मिट्टी चाहिए। यानी अगली चीज जो मुझे बनानी है वो है फर्टिलाइजर। ये सोचते ही केडोस ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पागलपन सा चमक रहा था और फिर वो चिल्लाया, तुम सब अपनी टट्टी ले आओ। ये सुनकर सभी डिमोनिक जनरल्स हैरान हो गए और बस केडोस को घबराकर देखने लगे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, इसने असिरो को बिजली की छड़ी बना दिया, उसे जिंदा जला दिया और अब ये उसे टट्टी खिलाना चाहता है। ये ये तो हद से भी ज्यादा क्रूर है। सीन कट होता है। कहीं दूर एक रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच वहां किम अकेला चल रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे किसी की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। आवाज का पीछा करते हुए किम झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और तभी उसे दो आदमी दिखे। उनमें से एक नीले बालों वाला जिसकी टांग टूटी हुई थी और एक लकड़ी से जैसे तैसे बांधी गई थी। जैसे ही उन दोनों ने किम काई को देखा, उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उन्होंने कहा, हम पर गॉब्लिन्स ने हमला किया, प्लीज हमारी मदद करो, हम तुमको अच्छा इनाम देंगे। लेकिन तभी उनकी आंखें फैल गईं। चेहरों पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनके सामने खड़ा था एक आदमी जो मैजिकल गर्ल की ड्रेस पहने था। वो बस उसे घूरते रहे, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर किम पर कोई असर नहीं पड़ा। वो मुस्कुराया, हाथ उठाया और बोला, डरो मत, मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूं। उन दोनों अजनबियों के लिए उसकी ये बात और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। उन्होंने मन में सोचा, ये इंसान तो बहुत अजीब है। नहीं नहीं, ये तो एक्स्ट्रा अजीब है। पर उसके पहले कि वो कुछ कह पाते, किम फिर बोला, तुम्हारी टांग टूटी है ना? और फिर कुछ कहे बिना ही उसने नीले बालों वाले लड़के को आसानी से उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया।
जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। उसका साथी, भूरे बालों वाला लड़का, हैरानी से बस देखता रह गया। फिर किम उसकी ओर मुड़ा और बोला, रास्ता दिखाओ। हाँ, ठीक है, उसने हकलाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। रास्ते में धीरे धीरे उन दोनों अजनबियों को एहसास हुआ कि ये इंसान, भले ही इसने अजीब कपड़े पहना है और उसका ऑरा थोड़ा अजीब है, लेकिन वो दिल से कोई बुरा इंसान नहीं है। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा। तभी नीले बालों वाला लड़का बोला, तुम बहुत ताकतवर हो। मैं हूं जेवियर, एक राजदूत, और मेरे पीछे है मेरा सहायक, लॉयड फ्रॉन्टेरा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? किम यह सवाल सुनकर थोड़ी देर रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, यही तो मुझे खुद जानना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और दूर एक छोटा सा शहर नजर आने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये मंगवा अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।